इस राज्यों में नमस्कार, मीडिया प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर है सबकी नज़र देश भर में। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है खास, और कुछ झलके दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रवाना होने वाले ओलंपिक टीम से मुलाकात कर दिया विजय मंत्र। सीएम ने सुनी खिलाड़ियों के मन की बात, बढ़ाया हौसला, कहा खिलाड़ी इस बार भी करेंगे देश का नाम रोशन। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीता आम चुनाव। कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त। ऋषि सुनक ने ली हार की जिम्मेदारी। कीर स्टारमर होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और किंजरापू राम मोहन नायडू की उपस्थिति में गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। यह समझौता युवाओं के लिए खोलेगा नई दिशाएं। सीएम योगी से मिले डीजीपी और मुख्य सचिव। हाथरस हादसे में एसआईटी ने एडीजी आगरा के नेतृत्व में शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। एसआईटी ने डीएम, एसपी समेत 100 लोगों के बयान किए दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 17 जुलाई को होगी सुनवाई। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। मुख्यमंत्री ने की प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा। अगले 4-5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। भारत इन खेलों में 100 से अधिक एथलीटों का मजबूत दल भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक सीखने का और आगे की तैयारियों के लिए भी एक बड़ा मंच होता है। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देख क्या जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, ढिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कोशिश 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने की है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि पेरिस ओलंपिक की सुविधाओं को ऑब्जर्व करें और उन्हें सुझाव दें। इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हमारे देश में करें। उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है। तो हमारी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है शायद अभी तैयारियां
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफ़ी चल रहा है, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर खेल के बाद, खेल के पहले तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ व्यवस्थाएं क्या, इस बार फ्रांस में अलग अलग शहरों में ओलंपिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलैंड पे हो रहा है, तो एक अलग प्रकार का ही वहाँ माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रुचि हो, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अगर नोट करें, क्योंकि खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलता है, तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे तो वो इनपुट बहुत काम आएगा कि भाई वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ इस चीज़ की कमी थी, वहाँ उस चीज़ की कमी थी। तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप ऑब्जर्व करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि वे इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती हैं। सर, मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है और वे ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। मैं 53 kg में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकाह जरीन ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूँगी। स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग ले रही प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके चलते खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करके लौटेंगे। दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि अपने पिछले अनुभवों के दम पर वे इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिनमें नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया है खिलाड़ियों को और लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि देश में खेल संस्कृति मजबूत होती जा रही है और जिस तरह से सरकार का जो हाथ है लगातार उसके पीछे है, उसे अगर विस्तार में समझाएं तो मोदी सरकार ने पूरी खेल पारिस्थितिकी तंत्र को ही बदलते हुए इसमें विकास का एक बड़ा काम किया है। ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और यही वजह है कि जो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है, जो खिलाड़ी पदक जीत कर आते हैं। बीते 10 वर्षों की बात करें तो
देश में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित हुई है और केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे खेल नीति की बात हो, चाहे रिमोट एरिया से खिलाड़ियों को ढूंढने की बात हो, छोटे शहरों और कस्बों से खेल प्रतिभाओं की देश ने पहचान की है। जी हाँ, पहले जो बहुत बड़ी प्रतिभाएं होती थी वो जो है बड़े अवसर से चूक जाती थी, लेकिन अब आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास किया गया है और लगातार इसका जो फायदा है वो खिलाड़ियों को पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात साबित हुई है। अगर मन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने सभी से #Cheer4Bharat का उपयोग करने के लिए कहा और ये भी अपने आप में दिखाता है कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है। सरकार ने पिछले 10 सालों में खेलों पर खर्च को 3 गुना बढ़ाया है। जी हाँ, खेलों पर खर्च 3 गुना बढ़ाया गया है और यही वजह है कि खेल प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। 2023-24 का खेल बजट 9 साल पहले के खेल बजट की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो लगातार न केवल साथ खड़ी है खिलाड़ियों के, बल्कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुहैया करा रही है। भारत 2030 में युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी लगातार तैयारी की गई है। सरकार ने खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने के लिए एक खाका तैयार कर लिया है। तो पहले से ही तैयारी और खेल प्रतिभाओं में उनकी पहचान, उनमें आत्मविश्वास, ये एक बड़ा खाका 2023-24 के अंतरिम बजट में खेल मंत्रालय को अगर हम बात करें 3,442.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो बड़ी राशि आवंटित की जा रही है और कई गुना पहले की तुलना में जो खेलों पर खर्च किया जा रहा है, खेलो इंडिया को 900 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम ज़रूरतों की बात करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 822 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो लगातार जिस तरह का ये आवंटन है और जिस तरह से जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जा रहा है वो उल्लेखनीय है। खेल मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं सरकार की प्रतिबद्धता। पिछले बजट की बात करें तो खेल मंत्रालय को 3,396.96 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। तो लगातार ये जो आवंटन है इसमें बढ़ोतरी है, ये दिखाती है प्रतिबद्धता खेलों के प्रति जो लगातार कही जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट 795.77 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। तो ये भी अपने आप में बड़े आंकड़े हैं। इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये भी अपने आप में जो नई शुरुआत की गई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों में खेलों में बढ़ोतरी की बात करते हैं, खेलो इंडिया मिशन, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पहल की शुरुआत की गई। तो ये तमाम प्रमुख पहलें हैं जिनकी शुरुआत की गई जब हम खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को बताते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात बताते हैं और हर मंच पर जब हम खेल प्रतिभाओं की बात करते हैं, उनके लाने की बात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई की बात करते हैं और उन्हें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और देश में ये जो खेल संस्कृति मजबूत हो रही है, यही वजह है कि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है। खिलाड़ी अब जाते हैं तो पदक जीत कर आते हैं, विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए भी, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और किस तरह से ये खेल संस्कृति लगातार विकसित हो रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार, समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का।
के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देश में खेल संस्कृति के विकास की और उसमें देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही लगातार जिस तरह से इसमें कदम उठाए जा रहे हैं, नई पहल की जा रही है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश थपलियाल जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देश में खेल संस्कृति का विकास हुआ है और जिस तरह से खेलों में अब खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हो रही है, खिलाड़ियों की जो प्रतिभाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? और जबकि आपने देखा प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में जो लोग जा रहे हैं उनसे भी बातचीत की, इसके साथ ही विभिन्न जो खिलाड़ियों के दल हैं प्रधानमंत्री लगातार उनसे मुलाकात भी करते हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो खेलों में इतनी रुचि लेते हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो एक खेल प्रशासक के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि खेल जो है ना वो राज्य का विषय है, खेलों के विकास का मुख्य जिम्मा राज्यों के पास है, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनके खेल मंत्री करते थे कोशिश के खेलों को समवर्ती सूची में लाया जाए जिससे केंद्र के अंडर आ जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं की कि खेलों को समवर्ती सूची में लाया जाए, बल्कि राज्यों की जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो, चाहे वहाँ कोचिंग कैंप लगाने हो, चाहे वहाँ के खिलाड़ियों को सुविधा देनी हो, जी भर के पैसा खर्च किया है। पिछले 10 साल में हमें बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मिले होंगे जो कहें कि भाई उन्होंने इस सुविधा की मांग की और उनको वो सुविधा नहीं मिलती। एक तो टाइमली सुविधाएं मिलती हैं खिलाड़ियों को, जो भी चीज़ उन्हें क्लियरेंस चाहिए, कहीं विदेश में दौरे पर जाना है उसकी क्लियरेंस उनको एकदम जल्दी मिलती है, चाहे उनको कोई पैसे की मदद चाहिए वो तुरंत मिलती है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी की कि जिससे खिलाड़ियों की शिकायतें खत्म होती चली गई और वो ना के बराबर रह गई हैं। उसका एक बड़ा नतीजा आया कि खिलाड़ियों को जिम्मेवारी का एहसास हुआ है कि सरकार हमारे लिए हर तरह की सुविधा दे रही है, हमारे खान पान का, ट्रेनिंग का, हमारी जेब खर्च का भी सरकार ख्याल कर रही है। जो टॉप्स की स्कीम के बारे में भी आपने बताया, उसमें 50,000 रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को जेब खर्च के लिए मिलते हैं, उसको वो किसी चीज पे भी खर्च कर दे सरकार उससे पूछती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और टॉप्स की स्कीम के तहत आए। अभी ओलंपिक की बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और उस बातचीत को जो मैं सुन रहा था तो उन्होंने उनको एक पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाने को कहा कि भाई आप ओलंपिक में जा रहे हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन कीजिए, देश के लिए पदक लाइए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की सुविधाएं भी देखिए कि किस तरह से आयोजन हो रहा है, क्या अच्छी चीजें उनके आयोजन में हो रही हैं, जिससे कि जब 2036 में हम अपने यहाँ ओलंपिक की मेजबानी अगर हमें मिल जाती है तो वो तमाम अच्छी चीजें हम यहाँ पर उनको इंक्लूड कर सकें, उनको यहाँ पर लागू कर सकें। तो एक बहुत बढ़िया चीज ये प्रधानमंत्री जी ने जो सलाह खिलाड़ियों को दी है। और हमारे खिलाड़ी देखिए कि पिछले ओलंपिक में हमें 7 पदक आए थे, 7 में से 5 पदक विजेता जो हमारे खिलाड़ी या टीमें हैं वो इस बार के लिए फिर क्वालिफाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है कि जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते उन्होंने पदक जीतने के बाद संतुष्टि हासिल नहीं की, बल्कि और बेहतर करने के लिए वो अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। बिल्कुल। जब अभी पीवी सिंधु जी राकेश जी, जब हम खिलाड़ियों के साथ पीएम का इंटरेक्शन देख रहे थे तो उन्होंने नए खिलाड़ियों से तो बात की ही, और साथ में हम ये भी देख रहे थे जो खिलाड़ी बोलने में झिझक रहे थे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो अपने मन की बात कहें, बार बार उनसे कहा कि नहीं आप बोलिए, आप बोलना चाहते हैं, मैं आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे उनसे भी कहा कि आप अपना अनुभव साझा करिए। तो ये जो कनेक्ट है खिलाड़ियों के साथ, ये कितना बड़ा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास का एक संबल बन जाता है, एक बेस बन जाता है। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी खिलाड़ी की पीठ भी थपथपा दें तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन बन जाता है। और यहाँ तो प्रधानमंत्री जी खुद खिलाड़ियों से बात करते हैं और जो आपने जैसा बताया कि जो बोलने में झिझक रहे हैं उनकी झिझक को खत्म करना, यही तो एक चीज है ना कि जो एक मेंटल ब्लॉक होता है हमारे खिलाड़ियों का, उसको खत्म करने में प्रधानमंत्री ने एक अच्छी भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने से, देखिए खिलाड़ी जो होते हैं ना वो दिल के साफ होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो कमी उनको लग रही है वो बोल भी देते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब अपनी चीजों को बताएंगे, अपने विचार रखेंगे तो सरकार के शीर्ष नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के सामने तभी उनकी चीजों का समाधान भी हो सकेगा। अभी हम पीवी सिंधु को सुन रहे थे कि जो 2 बार की मेडलिस्ट हैं, एक बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, फिर उन्होंने कांस्य पदक जीता और इस बार उन्होंने कहा कि मैं इसको रंग बदलूंगी। लेकिन पीवी सिंधु के इस प्रदर्शन के पीछे केंद्र सरकार की भूमिका देखिए, पिछले ओलंपिक 2021 में हुए थे, कहा जरूर उनको गया कि 2020 के वो ओलंपिक्स हैं,
लेकिन 21 में हुए थे, तो 3 साल मिले हैं तैयारी के लिए, कम समय मिला। लेकिन अकेले पीवी सिंधु पे अगर मैं आपको बताऊं कि 2,75,00,000 रुपए के आसपास खर्च हुआ है उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके कोचेस के ऊपर, उनके विदेशी दौरों के ऊपर। और हमारे जो तमाम खिलाड़ी हैं, इन्होंने लगभग 900 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शिरकत की है इस 3 साल के दौरान। तो जहां हमारे खिलाड़ी विदेश बिल्कुल, खिलाड़ियों को राकेश जी तमाम प्रोत्साहन दिया जा रहा है और लगातार उनसे जो है बातचीत भी की जा रही है और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के साथ जो देश का शीर्ष नेतृत्व है वो खड़ा है और बहुत ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़े उसकी बात है। एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे, हौसला अफजाई है, खेल प्रतिभाओं की खोज है, लेकिन उसके साथ ही जो खेल बजट में 3 गुना इजाफा किया गया है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और खेल के प्रति सरकार की कितनी बड़ी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है? देखिए, मैं कहता हूँ आप बजट को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री हो, जो हमारे खेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने सबने ये कहा है कि पैसे की होने ही नहीं दी जाएगी। बजट चाहे कुछ भी हो, बजट से ज्यादा भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। जैसा मैंने आपको बताया कि अकेले पीवी सिंधु पे 2,75,00,000 रुपए के आसपास खर्च हुए हैं और तमाम दूसरे खेलों के ऊपर भी जितना पैसा जो मांग रहा है उसको उतना पैसा दिया जा रहा है, फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, विदेशी कोचों के साथ ट्रेनिंग आपको मिल रही है और उसी का नतीजा है कि 111 के लगभग हमारे खिलाड़ी 16 खेलों में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हमारे खिलाड़ी खाली क्वालिफाई करके ओलंपिक जाने से संतुष्ट नहीं होना चाहते, बल्कि वो पदक जीतना चाहते हैं। और ये देखिए कि हमारे खिलाड़ी जो है पदकों का रंग बदलना चाहते हैं। ऐसा पहले बहुत कम देखा गया कि जब हमारे खिलाड़ियों ने हॉकी के खेल को छोड़ दें और रेसलिंग में एक बार सुशील पहलवान ने 2 पदक जीते हैं, लेकिन उसके बाद 1 पदक के बाद हमारे खिलाड़ी संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन अब हमारे खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं, 2-2 पदक जीतने वाले अनेक खिलाड़ी हमारे पास हैं। तो ये एक अच्छी चीज हुई है और प्रधानमंत्री जी ने जो खेलों की जो बजट की कमी है ना, उसको खत्म कर दिया और जो केंद्र सरकार प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को, उसकी वजह से राज्य सरकारों में भी एक जोश आ रहा है कि भाई केंद्र सरकार इतना कर रही है तो हमें भी खर्च करना है। तो केंद्र सरकार जैसी स्कीमें तमाम राज्य सरकारें भी लागू कर रही हैं। खिलाड़ियों को हर संभव आर्थिक सहायता, हर संभव मेडिकल की सुविधा और इलाज के लिए देखिए बहुत बड़ी चीज होती है कि एक खिलाड़ी का जब कोई भी इलाज की उसको जरूरत पड़ती है तो उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कदम उठाए जा रहे हैं। वो केंद्र सरकार पूरी उनको सहायता दे रही है। बिल्कुल, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और तभी खिलाड़ियों के पदक का रंग बदलने की बात करते हैं। रंग और चटक होंगे और सुनहरी आभा लेकर आएंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से आम चुनाव जीत लिया है। 650 सदस्यों वाली संसद में जीत के लिए 326 सीटों की जरूरत थी, लेकिन लेबर पार्टी ने इस आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया। पार्टी ने अब तक 410 सीटें प्राप्त की हैं। वहीं सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और वो 119 सीटें ही जीत सकी है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जिसने सीटें हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली है। वहीं अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे कीर स्टारमर ने सबके लिए काम करने की बात कही है। मध्य लंदन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए स्टारमर ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा जनादेश अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारियां लेकर आता है। उन्होंने देश को जनसेवा की राजनीति पर वापस लाने की बात कही। Service. Show that politics can be a force for good. Make no mistake, that is the great test of politics in this era. The fight for trust is the battle that defines our age. It is why we've campaigned so hard on demonstrating we are fit for public service. Service is the precondition for hope, respect, the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party
are the guiding principle for a new government. Country first, party second. चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए लेबर पार्टी को जीत की बधाई दी। He has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. और ऋषि सुनक पर कौन से मुद्दे पड़े भारी, जरा नजर डाल लेते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवा के तहत उपचार के लिए बढ़ती प्रतीक्षा सूची, ये एक बड़ा मुद्दा था। अप्रैल 2024 में 76 लाख जो है ये प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों की संख्या पहुंच गई थी, तो ये मुद्दे भारी पड़े हैं। इसके अलावा आम ब्रिटिश नागरिकों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा बेहद अहम होती है और ब्रिटिश नागरिकों की घटती आय को लेकर भी नाराजगी थी। आय में वृद्धि के हिसाब से सबसे खराब रहे पिछले 15 वर्ष। तो ये जो मुद्दे हैं ये ऋषि सुनक पर भारी पड़े। स्वास्थ्य सेवा की बात करें, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, इसके अलावा अप्रवासियों की समस्या का भी कोई ठोस समाधान नहीं खोजा जा सका। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें माना जा रहा है कि ये ऋषि सुनक पर भारी पड़े हैं। आय में वृद्धि के हिसाब से पिछले 15 वर्ष जो हैं वो सबसे खराब रहे। इसके अलावा अदालतों में अटक कर रह गई सुनक सरकार की रवांडा नीति, क्योंकि रवांडा नीति में अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने का प्रावधान था। साथ ही दैनिक ज़रूरतों की बढ़ती लागत से आम लोगों को कठिनाई लगातार हो रही थी। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हम बता रहे हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि ये कंजर्वेटिव पार्टी पर भारी पड़े और ये वो प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व में लगातार अस्थिरता जो आई रही उसने भी छवि बिगाड़ी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर माना जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। और लेबर पार्टी के आखिर कौन से वादे थे चुनाव से पहले, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। और ये जो तमाम वायदे हैं इनमें अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात की गई थी। साथ ही मानव तस्करी से जुड़े तत्वों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार, ये वो मुद्दे हैं जो वादे किए गए थे लेबर पार्टी की तरफ से। साथ ही ब्रिटेन के खुफिया और पुलिस व्यवस्था का पूरी ताकत से उपयोग, इसका भी वायदा किया गया था। साथ ही सीमा पार पुलिस इकाई में अधिक पुलिस और जांचकर्ताओं की तैनाती की बात, ये मुद्दे भी प्रभावी रहे। साथ ही छोटी नावों का उपयोग करने वाले आपराधिक तस्कर गिरोहों पर नकेल की बात की गई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो लेबर पार्टी के बड़े वादों में शामिल थे और माना जा रहा है कि जीत में भी ये मुद्दे जो हैं काफ़ी प्रभावी रहे। ये लेबर पार्टी के बड़े वायदे थे जिसमें अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही मानव तस्करी से जुड़े तत्वों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार, इसकी भी बात की गई थी, इसका भी वायदा किया गया था। और ब्रिटेन की खुफिया और पुलिस व्यवस्था का पूरी ताकत से उपयोग करने की भी बात की गई थी। इसके साथ ही सीमा पार पुलिस इकाई में अधिक पुलिस और जांचकर्ताओं की तैनाती का वायदा भी किया गया था और इन वायदों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। और ब्रिटेन में चुनावी परिणाम ने बड़ी करवट ली है। राजनीति के लिहाज से ब्रिटेन में भारतवंशियों की लंबे समय से धाक रही है और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने में भारतवंशियों और भारतीय समुदाय की अहम भूमिका रही है। भारतीय समुदाय का जो प्रभाव है उसकी बात करें तो भारतीयों की संख्या 18 लाख से अधिक है और जिसमें
बड़ी संख्या में NRI हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति भी उसमें बड़ी संख्या में हैं और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रही है। और ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय आर्थिक और शैक्षिक लिहाज से भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और बड़ा प्रभाव उनका माना जाता है। भारतीय परिवार हाई लेवल इनकम वाले परिवारों में सबसे आगे हैं और ब्रिटेन की GDP में 6% का योगदान करते हैं और ये एक बड़ी आर्थिक ताकत है। ये आर्थिक ताकत देश की राजनीति में प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ अक्षय डोगरे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। सबसे पहले प्रभुदयाल जी आपके पास ही आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे चुनावी मुकाबले को देखते हैं और 14 साल के बाद जिसे कहा जा रहा है कि एक पार्टी की ऐतिहासिक हार तो दूसरी की ऐतिहासिक जीत भी ये बताया जा रहा है। देखिए, आपने ये सही कहा कि ये कंजर्वेटिव पार्टी की एक ऐतिहासिक हार है। इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ब्रिटेन की इकॉनमी ज़्यादा अच्छी नहीं है और डेट टू GDP रेशियो ठीक नहीं जा रहा है और अच्छी आर्थिक हालात न होने की वजह से कई और मुसीबतें पैदा हो रही हैं। जैसे हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। लोगों को घंटे घंटे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का इंतज़ार करना पड़ता है। कई कई दिन हॉस्पिटल बेड्स का इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, तो लोगों में इस बात से नाराज़गी है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। लोगों को घर ख़रीदने में, घर किराए पे लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इससे भी नाराज़गी है। इसके अलावा देखिए, इमिग्रेशन का मुद्दा जो है ये एक बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट है। फ्रांस के ज़रिए बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स ब्रिटेन में आते हैं और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि एक रवांडा प्लान को अपनाया जाए जिसके तहत इस तरह के इलीगल माइग्रेंट्स को भेज दिया जाए रवांडा, और रवांडा सरकार को उन्होंने पैसे भी दिए थे और कुछ खर्चा हर जो डिपोर्टी था उसको भी देने की बात थी। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने इसका बहुत अपोज किया और इसका भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। इसका बहुत उन्होंने भुगतान किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ब्रिटेन में। इसके अलावा देखिए, कुछ और जैसे मुद्दे हैं, एजुकेशन। ये लोगों का विचार है कि एजुकेशन पे उस तरह से खर्चा नहीं किया जा रहा जैसा करना चाहिए। तो इन सब वजूहात की वजह से कंजर्वेटिव पार्टी की ये बहुत बड़ी हार हुई है और लेबर पार्टी की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है। बिल्कुल। अक्षय डोगरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जो एग्जिट पोल थे उनमें भी इस बात की पूरी संभावना बताई जा रही थी, वो सही साबित हुए हैं। ऋषि सुनक जीत गए हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी है उसको करारी हार। क्या वजह रही? जो बातें वो उठा रहे थे वो नहीं समझा पाए, या फिर जो मुद्दे थे वो ज़्यादा वहाँ पर प्रभावी रहे और लोगों ने एक दिशा बदलने की ठान ली? देखिए, ये जो रिज़ल्ट आने वाला है इसकी संभावना काफ़ी वक्त से जताई जा रही थी और इस बात का लगता है अंदेशा जो वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार थी उसमें भी था। पिछले अगर दिनों के आप देखें कि जिस तरह के ट्वीट्स कहीं ना कहीं ऋषि सुनाक द्वारा किए जा रहे थे या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट डाले जा रहे थे, उनमें एक तरह से ये कहीं ना कहीं हार का डर साफ तौर पर झलक रहा था। उनकी तरफ से कई बार ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स के रजीम आ जाएगा अगर लेबर पार्टी आई। तो इस तरह की बातें ऋषि सुनाक बार बार कह रहे थे। हमलावर थे काफ़ी ज़्यादा वो लेबर पार्टी को लेकर, लेकिन उन सभी हमलों का, उन सभी बातों का असर वोटर पर नहीं पड़ता दिखा है। 14 साल बाद एक तरह से सत्ता में परिवर्तन हुआ है और आपने ठीक कहा, जिस तरह से एग्जिट पोल थे ठीक उसी तरह से रिजल्ट आया है। एग्जिट पोल में बताया गया था कि 410 सीटें यहाँ पर लेबर पार्टी को मिलेगी। तो कई सारे कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे उन्हें ये लगा था कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया एक तरह से गया है। और जो कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव पार्टी है उसके 130 सीटें बताई गई थी, लेकिन फैसला जो रिजल्ट आया है वो एग्जिट पोल से भी ज़्यादा थोड़ा बढ़कर आया है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो लेबर पार्टी की इस वक्त BBC के हिसाब से 411 सीटों पे उनकी जीत है और कंजर्वेटिव पार्टी 130 या फिर 120 के भी नीचे, अभी 119 पर है। डर तो ये भी था कि कहीं वो 100 के नीचे ही ना निपट जाए, और वही लेबर पार्टी का आंकड़ा 400 पार कर चुका है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। बल्कि अगर और भी अन्य पार्टियों को देखा जाए जो कि छोटी पार्टियाँ है, ग्रीन पार्टी की बात की जाए, लिबरल डेमोक्रेट्स की बात की जाए, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की बात की जाए, तो कुछ पार्टियों का ग्राफ बढ़ा है, कुछ का घटा है। अगर अब SNP की बात की जाए जो कि स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी है, स्कॉटलैंड की कहीं ना कहीं आज़ादी की वो बात करती रही है, कई मुद्दों को उठाती रही है, उनकी टैली में कमी आई है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स जो है उनकी टैली में अच्छी खासी बढ़त के साथ में वो 71 सीटों पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी जिसने इतने सालों तक ब्रिटेन पे शासन किया, 14 सालों से कई मुख्य प्रधानमंत्री बदले गए वहाँ पर, उसके बावजूद वो सत्ता में कायम थे। पिछले 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 365 सीटें कंजर्वेटिव पार्टी की आई थी, वे केवल 119 पर सीमित है। और लिबरल डेमोक्रेट एक बहुत ही छोटी मामूली पार्टी एक तरह से UK के पॉलिटिक्स में अगर देखी जाए इन पार्टियों के मुकाबले, तो वो 71 सीटों पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों में अपनी सरकार को लेकर थी, लोगों में अपनी सरकार किस तरह से मुद्दे उठा रही है उनको लेकर थी। तो ये जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था, किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन एक पक्का नहीं हो पा रहा था। अब जिस तरह से हमारे गेस्ट है उन्होंने NHS की बात की, नेशनल हेल्थ स्कीम, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि किस तरह से ब्रिटेन में लोग वोट करते हैं। लेबर पार्टी जहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कर रही थी और आरोप यही वो लगातार लगा रहे थे कि इन्वेस्टमेंट में कमी आई है और इसकी वजह से जो एक तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनाइटेड किंगडम का, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है और लोगों की जान जा रही है। और ये सब एक तरह से कोइंसाइड होता चला गया। कोरोना के बाद में हमने देखा कि किस तरह से ये हालात बिगड़े, आर्थिक जो हालात थे UK के वो भी खराब हो रहे थे लगातार, और ब्रेक्जिट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस रिजल्ट में। बहुत सही बात आप बता रहे हैं। प्रभुदयाल जी से भी इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रभुदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया और लगातार जो मुद्दे हैं वो बड़े प्रभावी वहाँ पर है, किस तरह से जो अब नई सरकार वहाँ पर है उसके सामने बड़ी चुनौती रहेगी, और वहाँ पर जिस तरह का जनादेश भी आया है, अब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी सीटें जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो किस तरह से वहाँ की जो राजनीति की दशा और दिशा है वो बदलती हुई दिखाई दी है? जो अमेरिका, जो यूनाइटेड किंगडम में जी राजनीतिक स्थिति है, उसमें कुछ तो बदलाव ज़रूर आएगा। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि जहाँ तक भारत का संबंध है, उन्होंने ये संकेत दिया है नए जो उनके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि भारत के साथ वो रिश्ते और अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यहाँ तक ये कहा है कि भारत के साथ वो एक न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। देखिए, बहुत दिन से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, इसमें कुछ रुकावटें आ गई थी। अब जो नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो पूरा जोर लगाएंगे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में। इसके अलावा कुछ अहम मुद्दों पर उन्होंने जोर दिया है, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे इमिग्रेशन, जैसे क्लाइमेट चेंज, और इससे भी ज़्यादा अहम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो नए प्रधानमंत्री का ये मानना है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है जिससे जो दोनों देशों को मुकाबले करने की ज़रूरत है, जो चैलेंजेस हैं उनका हम सामना कर सकें। तो मेरे विचार में ये जो नई लेबर गवर्नमेंट है, ये अब भारत के साथ और अच्छे रिश्ते बनाएगी। पहले संकेत ये थे कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद इंडिया फ्रेंडली नहीं है। उसकी वजह ये थी कि जो पहले लेबर पार्टी के लीडर थे, उनका नाम था जेरेमी कॉर्बिन, वो कुछ ऐसे विचार रखते थे जिससे हमारे साथ रिश्तों पर बड़ा सदमा पहुंचा था। उन्होंने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जिससे हमें नाराज़गी थी, और हमें ही नहीं, जो भारत में रहे, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, वो भी नाराज़ थे। तो अब जो नए लेबर के लीडर हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं, कीर स्टारमर, उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने में और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने में पूरा जोर लगाएंगे।
बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि ये रिश्ते और अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया प्रभु दयाल जी और अक्षय डोगरे हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम घटक दल तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसी महीने पेश होने वाले संभावित आम बजट 2024-25 से पहले ये मुलाकात अहम है। सीएम नायडू के दिल्ली दौरे पर राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी संभवतः चर्चा हुई है। तेदेपा प्रमुख ने इससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर आया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम घटक दल तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जारी है और इसी कड़ी में आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। इसी महीने संभावित आम बजट 2024-25 से पहले ये मुलाकातें अहम मानी जा रही हैं। एयरबस और गतिशक्ति विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और किंजरापू राम मोहन नायडू की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के मुताबिक एयरबस और गतिशक्ति विश्वविद्यालय शैक्षणिक पाठ्यक्रम के विकास के साथ ही क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक साथ काम करेंगे। इसका उद्देश्य सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना, नियमित विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए मिलकर पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार करना है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे का उद्देश्य गरीबों के लिए यात्रा को सुगम बनाना है, जिसके लिए मजबूती से काम हो रहा है। फोकस हमेशा से लोअर इनकम, लोअर मिडिल और मिडिल इनकम, इन 3 सेगमेंट्स के लिए रेलवे का हमेशा से एब्सोल्युटली क्लियर फोकस रहा है और इस फोकस में कहीं पर भी 1% भी बदलाव नहीं है। आज इसीलिए कहीं पे इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए स्पेशल ड्राइव करके जनरल कोचेस का प्रोडक्शन 2500 कोचेस का प्रोडक्शन इस साल में कर रहे हैं और अभी रिसेंटली अप्रूवल हुआ है आने वाले साल के लिए 10,000 जनरल कोचेस का प्रोडक्शन। साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन जो कि पूरी तरह से नॉन एयर कंडीशनड है, अमृत भारत की और 50 ट्रेन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और करीब 180 ट्रेन्स और उसी पाइपलाइन में, प्रोडक्शन की पाइपलाइन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने बताया कि हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए काम किया जा रहा है। Civil aviation, if you see, is the most promising sectors of this country. It is the most fastest growing sectors also in the country at the moment. We are carrying 5 lakh passengers every day through our air travel, and pretty soon we'll be closer to railways. I hope we are going to be, airways is going to be the new railways. Under the leadership of Prime Minister Modi ji, from 2014 to now, in this last 10 years, the number of airports have also increased to the tune of 74 to up to almost 157. And under the UDAN scheme, which has been a revolutionary scheme in civil aviation, we have connected the Tier 2, Tier 3 cities, and we have made air travel more accessible to the rural and remote parts of the country also. मेक इन इंडिया कार्यक्रम नए मील के पत्थर पार करता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पीएम के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम साल दर साल नए मील के पत्थर पार करता जा रहा है। भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। उत्पादन का मूल्य जो है वो भी 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य से 16.8% अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीपीएसयू, रक्षा सामग्री बनाने वाले और अन्य पीएसयू और निजी उद्योग सहित हमारे उद्योग को बहुत बहुत बधाई।
सरकार भारत को अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हुई है और ये रिकॉर्ड उच्च आंकड़े 1,26,887 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। पिछले वित्त वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में इसमें 16.7% की वृद्धि हुई। 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 8,684 करोड़ रुपए था। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में योगदान को देखा जाए तो 2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य में डीपीएसयू अन्य पीएसयू का 79.2% का योगदान रहा, जबकि निजी क्षेत्र का 20.8% का योगदान रहा। निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में डीपीएसयू, पीएसयू और निजी क्षेत्र की रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों से सरकार को ये उपलब्धि मिली है। बढ़ते रक्षा निर्यात ने भी स्वदेशी रक्षा उत्पादन में समग्र वृद्धि में जबरदस्त योगदान दिया है। 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि रही। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए था। भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन वर्ष 2023 से 2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, बहुत उत्साहवर्धक विकास। इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई। हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने और भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक सहायक वातावरण विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे सुरक्षा तंत्र को बढ़ाएगा और हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। और अब बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई। एडीजी जोन ने घटना से जुड़ी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके बाद राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट दी है। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने जिलाधिकारी और एसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आयोजन की अनुमति देने वाले एसडीएम सिकंदर राव का भी बयान लिया गया है। सभी के बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। एडीजी आगरा के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट पर कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। अब इस मामले की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है, इसीलिए एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। तो हाथरस मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करना बंद करें। देश में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, इसलिए राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के भाई की स्टालिन की सरकार नहीं है तमिलनाडु की कि यहाँ पे कुछ मापदंड नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी। यहाँ पे गारंटी की मोदी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर गारंटी के तहत सबका ध्यान रखा जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ना करे। वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जो उनका ध्यान रखेगी लोगों का। राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म, अपना पॉलिटिकल एडवेंचर बंद करना चाहिए और मौतों के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असम की। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। असम के कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, दिखौ, दिसांग, कुश्यारा नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों के 2800 गांव में 21 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अकेले मोरी गाँव जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले के 194 गाँव जलमग्न हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 39,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 698 राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। बाढ़ के पानी से उनका घरेलू सामान, धान, चावल, फसलें बर्बाद हो गई हैं।
IMD ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। तो लगातार बाढ़ प्रभावित असम, जहां पर बाढ़ और बारिश से हालत और भी अब बदतर होते जा रहे हैं। 21 लाख से अधिक लोग अभी तक राज्य में प्रभावित हो चुके हैं। नुकसान भी बहुत हुई, तो इसलिए कल जो yesterday we had a meeting of the cabinet committee headed by Honorable Chief Minister, as he has instructed us to come down. He has instructed me to come to Morigaon and Nagaon district, and trusted other ministers also in other districts. I have asked the district administration to offer their helping hand to the worst sufferers. असम के मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के तमाम मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जल भराव से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। तटबंध टूटने से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। और अब बात वायु प्रदूषण की। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई सहित देश के 10 शहरों में हर साल करीब 34,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। रिसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सबसे प्रदूषित शहरों में औसतन हर दिन होने वाली मौतों में से 7.2% का संबंध हवा में मौजूद धूल कण PM 2.5 से है। दिल्ली में होने वाली हर साल मौत में से अकेले 12,000 मौत प्रदूषण की वजह से होती हैं। 10 शहरों में ये अध्ययन किया गया है। वायु प्रदूषण दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में साल के काफी दिन ऐसे होते हैं जब प्रदूषण चरम पर होता है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित भारत के 10 सबसे बड़े और सबसे प्रदूषित शहरों में औसतन रोज होने वाली 7.2% मौतें प्रदूषण के कारण हो रही हैं। इस अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में होने वाली मौतों का करीब 11.5% मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। यानी दिल्ली में हर साल होने वाली कुल मौतों में से 12,000 मौत सिर्फ वायु प्रदूषण से होती है। दूसरे स्थान पर मुंबई है, जहां हर साल 5,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। तीसरे स्थान पर कोलकाता और चेन्नई चौथे स्थान पर है। यह आंकड़ा देश में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में सबसे अधिक है। यह अध्ययन 2008 से लेकर 2019 के बीच की गई है। इस अध्ययन में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी को शामिल किया गया है। इन शहरों में हर साल होने वाली औसतन 34,000 मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया। अध्ययन में पता चला है कि इन शहरों में PM 2.5 की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित सुरक्षित मात्रा से अधिक है। WHO ने हवा में PM 2.5 की मात्रा को 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक सुरक्षित माना है, लेकिन इन शहरों में 99.8% दिनों में PM 2.5 की मात्रा इससे अधिक थी। और कुछ पार्टिकल बहुत ही महीन साइज के होते हैं, जिन्हें हम 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल बोलते हैं। वो फेफड़े, नाक, कान, गले से होते हुए इवन ब्लड स्ट्रीम तक चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में ऐसे प्रदूषित पार्टिकल्स के जाने से कैंसर जैसे रोग, दिल के दौरे जैसे रोग, अस्थमा जैसे रोगों का पैदा होते हैं और इंसान को इन रोगों से जिंदगी भर लड़ना पड़ता है। तो प्रदूषण से हर एक इंसान को लड़ना है और प्रदूषण पे विजय पानी है, नहीं तो हमारा फ्यूचर हमें दिख रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। कृपा करके सब लोग आगे आएं और इस जो प्रदूषण के अगेंस्ट फाइट है गवर्नमेंट की, उसको सपोर्ट करें। शोधकर्ताओं ने 2008 और 2019 के बीच इन 10 शहरों में हुई मौतों का विश्लेषण किया।
इन शहरों में कुल मिलाकर 36 लाख से अधिक मौतों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान जब सभी 10 शहरों के आंकड़े एक साथ लिए गए तो पता चला कि PM 2.5 के स्तर में 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी से मौतों की दर 1.42% बढ़ गई। हर शहर में मौतों के आंकड़े में काफी विविधता थी। जानकारों का मानना है कि इस अध्ययन ने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को समझने में नई जमीन तैयार की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपने स्वच्छ वायु मानदंडों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप लाने के लिए काफी काम करना होगा, ताकि नागरिकों को प्रदूषित हवा के खतरों से बचाया जा सके। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों को और दोगुना करने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह, GD न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर रविवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दिखाएंगे आपको यवतमाल के कुछ विद्यार्थियों के प्रयास, जिन्होंने अपने गांव को बनाया है प्लास्टिक मुक्त गांव। तो लेकर चलेंगे आपको एक स्ट्रीट लाइब्रेरी में भी। दिखाएंगे आपको वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल तक की कहानी। खबर होगी जरूरतमंदों को शिक्षित करते युवाओं की भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।